नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। 5 के पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि शाम के 5 बज जाते हैं तो आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम लेकर आते हैं 5 का पंच। जम्मू कश्मीर की तमाम खबरें तो हम आपको बताएंगे ही, सरहद के उस पार की भी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हो रही है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासत कहीं ना कहीं गर्म है, लेकिन आपको ये खबरें बताएंगे। आपको फटाफट से करना इतना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ना है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर अकाउंट पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर आप हमारे साथ जुड़िए। कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी सवाल के जवाब आपको चाहिए तो आप उन जवाबों को ले सकते हैं। समय समय पर गुलिस्तान न्यूज व्हाट्सएप नंबर भी जारी करता है, उस पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट गुलिस्तान न्यूज पर विजिट कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ट्रेंड करती हुई तस्वीरें रहती हैं, जो तस्वीरें आप ही चुनते हैं और उनको हम आपके लिए खबर के तौर पर लेके आते हैं। वो 5 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता देते हैं खबर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर आज केजरीवाल साहब के साथ तमाम विधायक राजघाट पर नजर आए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है और ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और 4 से 5 विधायक जो कि इस वक्त दिल्ली से बाहर है, उनसे फोन पर बातचीत की गई है बीजेपी की तरफ से और उनको 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। और इसी को लेकर आज खास तौर पर जब विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद हमने देखा कि राजघाट पर तमाम विधायक नजर आए, बापू को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर तंज भी कसा गया। फिलहाल ऑपरेशन लोटस का जिक्र इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर बखूबी हो रहा है और ये कहा जा रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुखिया की तरफ से, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि दिल्ली सरकार तोड़ना चाहती है बीजेपी और वो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। आज ये चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले खबर के तौर पर हम आपके सामने को रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर, कांग्रेस को क्या नया अध्यक्ष मिलेगा और उस अध्यक्ष के पीछे गांधी नहीं लिखा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 28 तारीख वो तारीख होगी अगस्त की जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन आखिर वो नाम कौन सा होगा? वो नाम गहलोत होगा या नाम कोई बड़ा होगा, कोई दूसरा चर्चित नाम होगा, उसकी जानकारी गुलिस्तान न्यूज आपको जरूर देगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस को अध्यक्ष मिलेगा जिसके पीछे गांधी नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर गांधी पीछे नहीं लिखा होगा तो कांग्रेस की सूरत बदल सकती है। पर क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? खैर, इस सवाल का जवाब तो थोड़े दिनों बाद मिल जाएगा जब 28 तारीख आएगी और हम ही गुलिस्तान न्यूज आपको सबसे पहले इस खबर से रूबरू करवाएगा, क्योंकि कांग्रेस खेमे में काफी हलचल इसलिए है। आगे आने वाले समय में गुजरात हिमाचल में चुनाव तो है ही, लेकिन 2024 के लिए तैयारी बड़े स्तर पर करनी होगी। अगर कांग्रेस यूं ही खोखली होती रही तो 2024 में नतीजा किस तरीका का होगा वो तो हम आपको समय समय पर बताते रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो गैर गांधी अध्यक्ष की जरूरत है, जो कहा जा रहा है कि जल्द ही मिल जाएगा कांग्रेस को। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये हम आपको बखूबी बताएंगे। लेकिन तीसरी खबर भी आपको बतानी बेहद जरूरी है और इस खबर के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर खबर क्या है। क्योंकि अगर हम बात करें तेलंगाना की, बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की गई उसके बाद भारी बवाल देखने को मिला है। बीजेपी के जो नेता साहब थे उनको गिरफ्तार पहले किया गया, उसके बाद कोर्ट की तरफ से छोड़ दिया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है टी राजा को। और ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद अभी उनसे पूछताछ हो रही है कि हाल ही में थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है, क्योंकि बवाल पूरी रात देखने को मिला था जब उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी और हैदराबाद के अंदर AIM के अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान भी दिया गया और उनकी तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी किस तरीके की बयानबाजी करती है और माहौल को खराब करने की कोशिश करती है वो जग जाहिर है। लेकिन अब टी राजा की गिरफ्तारी हो गई है और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि पहले गिरफ्तार करके उन्हें छूट दिया गया था, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है हैदराबाद से ही और ये खबर बड़ी है। इससे तीसरी खबर को हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेंड करती हुई खबर है। चौथी खबर भी आज ट्रेंड कर रही है सुबह से, क्योंकि ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन साहब की कुर्सी जा सकती है, झारखंड के मुखिया हैं और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा सदस्यता उनकी जा सकती है और चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया। लेकिन राज्यपाल इसमें क्या कुछ कहेंगे ये तो कल का वक्त बता पाएगा, क्योंकि कल सुबह यह फैसला हो जाएगा
कि क्या हेमंत सोरेन साहब झारखंड के मुखिया रहेंगे या फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि लाभ का पद हासिल किया गया, जिसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर ये गाज गिरी है। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, कल रहेंगे मुख्यमंत्री या नहीं रहेंगे, गुलिस्तान न्यूज आपको बखूबी बता देगा, क्योंकि सुबह 8 से 8:30 का वक्त होगा जब ये पता लग जाएगा कि हेमंत सोरेन साहब मुख्यमंत्री रह पाएंगे या फिर नहीं रह पाएंगे। लेकिन आखिरी खबर भी आप ही से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 2 से ढाई घंटे बाद जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बरसात हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में आफत की बारिश होगी तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि दक्षिण के राज्य केरल में भी बड़ी तगड़ी बारिश होने जा रही है थोड़ी देर बाद, 2 से ढाई घंटे बाद, इसलिए अलर्ट तो जारी किया ही गया है। लेकिन नदियां उफान पर भी कुछ राज्यों में बताई जा रही हैं, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की है तो कह रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण के अंदर लगभग 2 दिन तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा और बारिश की संभावना उत्तर से दक्षिण तक लेकर है। इसलिए खबर भी ट्रेंड कर रही है और आपको बता रहे हैं कि आप अलर्ट रहिए, सावधानी सतर्कता बरतिए। लेकिन 5 तस्वीरों के बाद बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर है। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय की बैठक जारी है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईबी चीफ समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अफसर भी इस वक्त मौजूद हैं। एलजी एनएसए अजीत डोभाल भी इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता रहे हैं। आईबी चीफ समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अफसर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा इस वक्त की जा रही है, सुरक्षा को लेकर इस वक्त चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय की इस वक्त बैठक चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त गुलिस्तान न्यूज आपको दे रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि आईबी चीफ समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अफसर मौजूद हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी इस वक्त मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में इस वक्त है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ ही साथ आपको बता दें कि आईबी चीफ समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अफसरान भी इस वक्त मौजूद है। चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर ही की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस वक्त चर्चा की जा रही है। मनोज सिन्हा साहब के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल की तस्वीर, साथ ही साथ आईबी चीफ समेत कई अफसर मौजूद हैं और गृह मंत्रालय की इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। और इस वक्त की ताजा जानकारी गुलिस्तान न्यूज आपको देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालातों पर समय समय पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चर्चा होती रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की गुलिस्तान न्यूज आपके सामने रख रहा है, जब आईबी चीफ समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अफसर मौजूद हैं और एलजी एनएसए समेत तमाम अफसर की मौजूदगी तो है ही, वो गुलिस्तान न्यूज आपको बता ही रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर ये बैठक हो रही है और गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक हो रही है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, ताजा जानकारी है, जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी वैसे वैसे गुलिस्तान न्यूज आपको अपडेट करता रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश लगातार की जाती रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सेना को बड़ी कामयाबी मिलती रही है और जम्मू कश्मीर में सेना को इस बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सेना और पुलिस ने बारामूला में 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी, हालांकि बारामूला के अंदर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना और पुलिस ने बारामूला में 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, सेना और पुलिस ने बारामूला में 3 घुसपैठियों को ढेर किया है। खबर इस वक्त की बड़ी है, जानकारी इस वक्त की बड़ी है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी, लेकिन बारामूला में 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया है। ताजा जानकारी इस वक्त गुलिस्तान न्यूज 5 के पंच में आपको दे रहा है। बारामूला में हालांकि सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन खबर इस वक्त की बड़ी है और ताजा जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सेना और पुलिस ने बारामूला में 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी, लेकिन आतंकी नाकाम साबित हुए और उन घुसपैठियों को मार गिराया गया है। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, शायद उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। समय समय पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश सीमा पर करता है, लेकिन सेना की तरफ से पूरी चौकसी बरती जाती है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और आपको ताजा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या बना हुए हैं
3 घुसपैठियों को फिलहाल के लिए सेना की तरफ से मार दिया गया है और घुसपैठ करने की फिराक में ये आतंकी थे, लेकिन सेना हमेशा से चौकसी बरतती है और समय समय पर ऐसी कार्रवाई करती है जिसकी जानकारी गुलिस्तान न्यूज आपको समय समय पर देता रहता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इरशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या स्थिति इस वक्त है? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कहा जाता है कि 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया है? जी बिल्कुल हरीश, अगर हम जिले बारामूला के उड़ी की बात करें, जहां पे आज बिट को जो है फौज ने नाकामयाब बनाया। हालांकि ये बताया जाता है 3 मिलिटेंट को जो है हलाक किया गया। जो फॉरवर्ड पोस्ट है उड़ी का, यानी कि हम उसको कहते हैं, जो उड़ी से तकरीबन 15 किलोमीटर के दूरी पे ये जो फॉरवर्ड पोस्ट है, वहां पे इन 3 मिलिटेंट की जो हलाकत हुई है। हालांकि उसके बाद जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ये कहा जाता है जो वहां पे तकरीबन ज्यादा जो मिलिटेंट्स है वो इस बार जो है आने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उस वक्त जिस वक्त ये यहाँ पे फौज ने उनको देखा और उस वक्त जो है मुठभेड़ चली और फिलहाल ये मिलिटेंट के साथ साथ वहां पे जो है भारी तादाद में जो है रिकवरी भी बरामद की गई। और अगरचे देखा जाए इस वक्त जो है लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर हम इस उड़ी के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाके जातों की बात करें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, वहां पे ऐसी जो मुठभेड़ है वो पहले देख को मिली। हालांकि 10-15 दिन पहले चाहे नौगाम सेक्टर की बात करें या कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें, इसके साथ साथ जो वहां पे ये जो हरकत देखी गई, फिर बाद में जो है फौज ने न्यूट्रलाइज किया। और आज के डेट के हवाले से बात करें, क्योंकि आज है ये इन्फिल्ट्रेशन रेड उड़ी सेक्टर में हुई। हरीश, आपको याद होगा आज से तकरीबन 1 साल पहले जो सीज फायर एग्रीमेंट किया गया दोनों अफवाज के दरमियान, जो हॉटलाइन पे जो पाकिस्तान अफवाज और हिंद के दरमियान जो मीटिंग हुई, जो एग्रीमेंट हुआ, तब से आज तक जो है ये सीज फायर वायलेशन बरकरार रहा। और आज जो है यहाँ पे ये इंसिडेंट जो है देखने को मिला और फिलहाल इन 3 मिलिटेंट को जो है फिलहाल न्यूट्रलाइज किया गया। इनके ताबिल से जो है भारी तादाद में जो है रिकवरी भी बरामद की गई। और अभी थोड़ी देर के बाद जो है बारामूला पुलिस और इसके साथ साथ 8RR जो कि उड़ी में है, हालांकि वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके बाद जो है पूरा खुलासा पता चलेगा। और ये बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दर्शकों को अपडेट रखने के लिए आप नजर बनाए रखेगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचेंगी। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा और बड़ी दे देते हैं कि खबर है कि पीडीपी प्रमुख 4 दिन जम्मू में सभाएं करेंगी। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी मिल रही है। 18 सितंबर का वक्त होगा, 18 सितंबर से प्रस्तावित है कार्यक्रम। जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का रैली निकालने का कार्यक्रम भी है और महबूबा मुफ्ती के दौरे की लेकर तैयारियां हो रही हैं। ये कहा जाता है कि रैली भी करेंगी महबूबा मुफ्ती। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि खबर इस वक्त की बड़ी मिल रही है। 4 दिन का जम्मू का दौरा रहेगा महबूबा मुफ्ती का और पीडीपी प्रमुख 4 दिन जम्मू में सभाएं भी करेंगी। खबर बड़ी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल किस तरीके से हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और महबूबा मुफ्ती के दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि तैयारियां हो रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनका दौरा होने वाला है। 18 सितंबर से ये कार्यक्रम प्रस्तावित रहेगा, क्योंकि 4 दिन जम्मू के दौरे पर पीडीपी प्रमुख रहने वाली हैं। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि पार्टियां किस तरीके से तैयारी कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती की भी आप ये तैयारी समझिए कि किस तरीके से जम्मू का दौरा उनका रहेगा और जम्मू के अंदर जब वो पहुंचेंगी कि किस तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करेंगी कि पीडीपी आगे आने वाले समय में क्या कुछ करेगी जनता के लिए। इसलिए कहा जाता है कि 18 सितंबर से ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और पीडीपी प्रमुख 4 दिन जम्मू में सभाएं करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल ये पीडीपी की खबर हम आपको बता रहे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी खबर बताएंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया है। आपको जानकारी एक और बड़ी दे देते हैं और आपको बता देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, यानी पीडीपी का अपना एजेंडा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में हलचल तेज हो गई है। एक और जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव में 90 सीटों पर अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। ये ऐलान तो पहले ही कर दिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि कश्मीर में क्या गुपकार गठबंधन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ महबूबा मुफ्ती
जम्मू का दौरा करेंगी, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि 90 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन PAGD जो बनी थी गुपकार गठबंधन, आखिर उसके मायने क्या रह जाएंगे, आज इसी सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब भी इसका जवाब देते हुए आज नजर आए हैं। सबसे पहले आप फारूक अब्दुल्ला को सुनिए, उसके बाद कुछ खास मेहमान उनसे चर्चा करेंगे। सवाल इस बात का है, मैंने आपसे कहा जी इस चीज का फैसला होगा जब इलेक्शन आएंगे। अभी से आप लोग फैसला करने लगे हैं, कैसे होगा? उस वक्त क्या स्थिति होगी, उस वक्त क्या हालत होगी रियासत की, बंद हो जाए इसका दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। कल जो रेजोल्यूशन आया है पार्टी तो का, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी रेजोल्यूशन कर सकती है, मगर फाइनल फैसला तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा। नाराजगी आपके खिलाफ भी, आप सदर हैं, अपनी पार्टी कह रही है हमारे खिलाफ बयानात आ रहे हैं, जिंगल्स हमारे जी खिलाफ बयान आएंगे, बर्दाश्त का मादा पैदा करने की कोशिश करें। अगर आप बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। दो चीजें याद रखिएगा सबके लिए जी, एक बर्दाश्त, दूसरा सब्र, और तीसरा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, फिलहाल कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, चर्चा की शुरुआत इस वक्त करेंगे। फिलहाल थोड़ी देर में खबर आपको बताएंगे इससे जुड़ी हुई भी, और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से खास तौर पर कह दिया गया है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, सस्पेंस जो बरकरार है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या 90 सीटों पर अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी ये भी वक्त बता पाएगा। लेकिन ऐलान तो इसका कर दिया गया है, और PDP की जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, वो भी अब ये धीरे धीरे बता रही है कि कैसे PDP का अब अलग ही एजेंडा है, क्योंकि जम्मू के अंदर वो रहने वाली हैं। तो क्या जो गुपकार अलायंस बनाया गया था, गुपकार गठबंधन बनाया गया था, उसका क्या कोई मायने नहीं रह जाएगा? क्योंकि 5 अगस्त का दिन वो आपको याद होगा जब 370 हटा, उसके बाद ये सभी पार्टियां एक हो गई कांग्रेस को छोड़कर। लेकिन अब इन पार्टियों का मकसद चुनाव में अकेले लड़ना है, ये एक एक करके मैसेज दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आपको जानकारी इस वक्त गुलिस्तान न्यूज दे रहा है, क्योंकि ये ऐलान पहले ही किया जा चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि 90 सीटों पर अकेले वो चुनाव लड़ेगी, यानी PAGD मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो सभी पार्टियां हैं वो मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और आगे आने वाले दिनों में PDP की तरफ से भी ऐसा ही कुछ ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि वो दौरा महबूबा मुफ्ती की तरफ से होगा। जम्मू के अंदर भी, जो इससे पहले हमने आपको खबर बताई कि जम्मू के अंदर किस तरीके से 4 दिन का दौरा उनका प्रस्तावित है, यानी अपना अपना एजेंडा है, अपने अपने तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से पार्टी आपका भला करेगी, लेकिन आप उसी पार्टी पे विश्वास करिए, गुपकार गठबंधन पर विश्वास मत करिए। शायद ये बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अपना अपना एजेंडा अब हर एक पार्टी बता रही है। लेकिन गुपकार गठबंधन के आखिर मायने फिर क्या थे, आज इसी पर चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय बारू साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं। संजय बारू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। रऊफ भट्ट साहब हैं, PDP के लीडर हैं। रऊफ भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए। 5 के पंच में आप तीनों ने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। मुजफ्फर साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप जरा क्लियर करेंगे 90 सीटों पर जो लड़ने की बात कही गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि भैया 90 सीटों पर हम अकेले लड़ रहे हैं, फिर गुपकार गठबंधन क्या था, लोग क्या समझ रहे थे गुपकार गठबंधन को? क्योंकि ये तो कहा जाता था ना कि भैया आप लोग एक हैं, 370 हटने के बाद एक हैं, एक होके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तो आप अपना एजेंडा क्लियर कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि आगे आने वाले समय में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन आप बीजेपी के साथ भी सरकार बना सकते हैं? देखिए जी, बीजेपी के साथ सरकार बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। रहा सवाल जो आपने कहा कि गुपकार अलायंस जो है, ये अलायंस ना तो इलेक्शन के लिए बना है और ना इसका मकसद इलेक्शन लड़ना है। हालांकि ये बड़ा एक अभी भी ये प्रीमैच्योर होगा ये कहना कि इलेक्शन अलायंस में होगा, ये नहीं होगा। लेकिन गुपकार अलायंस का जो ताल्लुक है वो इलेक्शन से नहीं है। गुपकार अलायंस तब तक रहेगा जब तक कि रियासत जम्मू और कश्मीर
5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन यानी 4 अगस्त 2019 वाली पोजीशन वापस नहीं आती, ये अलायंस कायम दायम रहेगा। इलेक्शन किस तरह लड़े जाएंगे वो जब इलेक्शन आएंगे, अभी तो मुझे कहीं नजर नहीं आते दूर दूर तक। एक बात के लिए मैं आपको टोकूंगा, मैं ही डिबेट कर रहा था सर, यहाँ पर आप ही लोग बैठे थे जब गुपकार अलायंस बना था, कुछ और पार्टी के लोग भी थे। ये कहा गया था कि बीजेपी को साइड करने के लिए हम एक साथ लड़ेंगे, ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे राजनेताओं की तरफ से, उसका क्या? नहीं, गुपकार अलायंस का मकसद किसी पार्टी को हराना नहीं है कि ये भी गलत है। गुपकार अलायंस एक बड़े काज के लिए बना है और वो काज जब तक जिंदा रहेगा गुपकार अलायंस जिंदा रहेगा। इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे वो स्ट्रेटेजी उस वक्त बनाई जाएगी जब इलेक्शन अनाउंस होंगे। अभी कहना ये कबलस वक्त होगा, लेकिन गुपकार अलायंस इस मकसद के लिए नहीं बना था कि इलेक्शन लड़ना है। गुपकार अलायंस बना है कि हम अपनी ऑटोनॉमी, अपनी पोजीशन को बहाल करवाएंगे, उसके लिए सियासी तौर पर आइन के अंदर रहकर हम लड़ेंगे। अलायंस में ये कहीं भी नहीं था कि भाई हमने इलेक्शन जो है वो इकट्ठे लड़ना है। हो सकता है मैं इलेक्शन इकट्ठे लड़े, मैं वो भी नहीं कहता, रूल आउट नहीं करता। वो एक पार्ट हो सकता है, स्ट्रेटेजी हो सकती है इलेक्शन के दिनों की, लेकिन गुपकार अलायंस बनने का मकसद इलेक्शन नहीं था। ठीक है, यानी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये क्लियर नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी क्लियर नहीं है। आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं है कि भैया हम आगे आने वाले समय में इकट्ठे लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं। अभी पार्टी का एजेंडा है, ये पार्टी का एजेंडा है, हो सकता है। हाँ ठीक है, मैं रघु भट्ट साहब आपके पास जो है, हाँ ठीक है, एक कमेंट ले लेता हूं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। रघु भट्ट साहब आप क्या कहेंगे, गुपकार अलायंस का मतलब क्या हुआ फिर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान कर दिया? अब तो महबूबा मुफ्ती भी जम्मू पहुंच रही हैं 4 दिन बाद, कहा जा रहा है कि ये मैसेज भी दे सकती है कि भैया पार्टी का अपना एजेंडा है, पार्टी को आप पसंद करिए, लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी। गुपकार का क्या मतलब हुआ जो आप लोगों ने गुपकार बनाया था कि बीजेपी को साइडलाइन करने के लिए हम चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया था सर भट्ट साहब? देखिए, जहां तक गुपकार अलायंस का ताल्लुक है, ये एक बड़े काज के लिए गुपकार अलायंस बनी है, उस पे हम कायम व दायम है। जहां तक इनका जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप पार्टीज में ऐसा होता है। आपने शायद सुना होगा कि डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि ये चीज कबलज वक्त है कि हम इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये चीज उसी टाइम देखी जाएगी जब इलेक्शन सामने होगा। नहीं, वो तो कवर अप करने की कोशिश और कर रहे हैं उसने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला लीडर्स को लेना है। बेशक हमारी पार्टी ने अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया है, फाइनली ये फैसला उस टाइम लिया जाएगा जब इलेक्शन सामने होंगे। तो जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि गुपकार अलायंस जो है वो एक बड़े मकसद के लिए बनी है। गुपकार हमारा इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जहां तक लोगों के हुकूक, जहां के जानमाल का तहफ्फुज है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे जमहूरी हुकूक जो हमसे छीने गए हैं अपने फायदे और के लिए जो किसी भी हमारा हद तक जाने को बुनियादी तैयार हक हैं, क्या इस मैं ये भी आईन और समझूं कानून ने हमें दिया कि है चुनावों में 370-35 से, किसी भी हद उसके तक लिए जाने हम को तैयार हैं? पॉलिटिकली ये समझा जाए कि पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, चुनाव में जीतने के लिए भी आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, बात जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन का, ये कबलज वक्त है कि इलेक्शन के बारे में कोई बात करना। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है जो ठीक होगा, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हित में होगा, तो मैं ये समझता हूं कि हम उससे गुरेज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं, वो चीजें बिल्कुल हम करेंगे कि जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक जो है हम वापस ला सकते हैं। ठीक है संजय जिससे बारू जम्मू साहब, कश्मीर के लोग जो है मजबूत रहेंगे, आपने सुना, वही हमारी पॉलिसी है, आपने सुना। उसी संजय बारू पॉलिसी पे हम काम इस वक्त चेहरे पर तो खुशी होगी क्योंकि बीजेपी इस वक्त ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि गुपकार टूट रहा है। सुबह से बयानबाजी हम देख रहे हैं बीजेपी लीडरों की, और वो बता रही है लोगों को, जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, कि गुपकार टूट गया, गुपकार का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नहीं, ये आप कबल देखिए, आप चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा हो, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है बारू साहब, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि पार्टीज यूनाइट रहे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ की रीजनल पार्टीज यूनाइट रहे। ठीक है, बारू साहब क्या बात दीजिएगा? बारू साहब, ऐसा है कि ये जो हमारा नया जम्मू कश्मीर मोदी जी के नेतृत्व में इतने विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है,
और इसमें चाहे पहले हमारी मिलीजुली सरकार के समय पे जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, उसके बाद धारा 370 और 35 से जब 5 अगस्त को यहाँ जम्मू कश्मीर से हटी है, और उसके बाद जैसा आपने देखा होगा जहाँ डीडीसी के चुनाव हुए, फ्री टायर सिस्टम जो है उसको मजबूत किया गया, पंचायती राज को। और जिस गुपकार की ये आप बात कर रहे हैं, हम तो इनको एक गैंग कहते हैं, ये गुपकार गैंग है। ये सब इनको समझ आ गया है कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो भारत के साथ मिलकर तेजी से विकास की राह पर भारत के साथ चलने को तैयार हुआ है। और जो इनका एक एजेंडा था, जहाँ चाहे अलगाववादी नेता थे, चाहे पाकिस्तान के तरफ से जो एजेंडा चलाया जाता था, उस एजेंडा को खासकर कश्मीर के यूथ ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। और इनको लग रहा है कि इनकी जो दुकानें जो इतने वर्षों तक सिर्फ फूट डाल के चलती रही कि जम्मू वालों और को कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर को जम्मू के खिलाफ, और एक जो भेदभाव की नीति चाहे वो लद्दाख के साथ रही हो, चाहे जम्मू के साथ, ये कश्मीर मानसिकता की जो ये पारिवारिक पार्टियां रही हैं, आज इनको लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपने देखा डीडीसी चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा दल उभर के आया है। पिछली बार हमारे 25 विधायक थे और इस बार जनता का जो मूड है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगली सरकार जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी। किसके साथ? उसको देखते हुए ये सब उकलाए हुए हैं। किसके साथ? पहले पीडीपी के साथ थी, अब किसके साथ? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएंगे? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में सिर्फ भाजपा की सरकार होगी और चीफ मिनिस्टर भाजपा का होगा। और ये आप जो देख रहे हैं जो बयानबाजी अभी से शुरू हो गई, अभी देखिए, यानी बीजेपी ये कह रही है कि फुल मेजॉरिटी से सरकार बनेगी अगर चुनाव होंगे, ये कह रहे हैं। फुल मेजॉरिटी की मैं छोटा सा मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह डिलिमिटेशन का प्रोसेस अभी हुआ है और उसके बाद इतनी तेजी से आप वोट बनाने का काम शुरू हुआ है, ये ठीक है। इनका एक जो ये एजेंडा है, ये बैठते हैं, चाय पीते हैं, फोटो सेशन करते हैं, बयानबाजी करते हैं, मगर अंदर से आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे, अभी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट का दौर शुरू हुआ है। आगे बारू साहब, राजनीति में सब कुछ संभव है, सोच समझ कर बोलिएगा। आगे आने वाले समय में पता लगे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं और पीडीपी देखती रह जाए। देखिए, जहाँ तक जमहूरियत है, जमहूरियत में कब क्या होगा ये कहने की ये इस पे हम अभी भविष्यवाणी किसी तरह की नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जिस तरह से डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी, और आपने देखा कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आए हैं, और जिस तरह हाल ही में कश्मीर तिरंगा में हुआ है, तो युवा मोर्चा की तरफ से जो रैली निकाली गई और घर घर तिरंगा अभियान में जिस तरह का कश्मीर का युवा और कश्मीर के लोग, ठीक है रघु भट्ट साहब, आपने सुन लिया। रघु भट्ट साहब, आगे आने वाले समय मान लीजिए ऐसा हुआ, संभावनाओं का क्षेत्र है सर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ना मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ ना आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने सरकार मिलकर बनाई, आप क्या करेंगे? पीडीपी क्या करेगी? पहले पीडीपी के साथ गठबंधन था, संभावना तो ये हो सकती है ना। ये कबलज वक्त की ऐसी बात करना कबलज वक्त है जो नजर आ रहा है। नहीं, मैंने भविष्यवाणी नहीं की है, मैंने काल्पनिक तौर पर ये बात की। देखिए बीजेपी कितनी मजबूत है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको जम्मू वालों ने भी खदेड़ दिया है। अब ये दाएं बाएं स्टेट से लोगों को लाना चाहते हैं, उनको वोट का हक देना चाहते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू में भी इनकी साख्त कितनी कमजोर हुई है। और यही वजह है कि ये हर पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्होंने डिरेल किया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हुकूक छीन रहे हैं, यहाँ के बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही है, उनके जॉब्स जो है बाहर के स्टेट्स के लोगों को दी जा रही है, यहाँ की जमीनें जो है बाहर के लोगों को दी जा रही है। इन्होंने इस जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या दिया सिवाय जिल्लत के? एक स्टेट को 2 यूटीज में बदलकर आपने क्या दिया? जिल्लत का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को। चोर दरवाजे से हमारा स्पेशल स्टेटस छीना इन लोगों ने। आपने क्या दिया? हमने अमन दिया था। हमने सारे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बात अमन अब नहीं है। हमने यहाँ देखा कश्मीर में आपको अब नजर नहीं आती, लोग चलते फिरते आपको नजर नहीं आते। हमने हमारे दौर में यहाँ अमन का गहवारा बन गया था, यहाँ बिजनेस हो रहा था, सारे रास्ते खुले थे, पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो रहा है, यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत हुई थी। गलतफहमी के शिकार हैं क्या आप?
मैं इनसे एक प्रश्न करना नहीं, चाहता हूं। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। हम ये चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर अमन का गहवारा बने। ये रोज जो ठीक है, मारधाड़ हो बारू रही है साहब ये सवाल बंद करिए, होनी फिर चाहिए। मुजफ्फर साहब के पास में जा रहा हूँ। बारू साहब सवाल कराएं आप, सुनिएगा। देखिए, अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, अभी इन्होंने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले बात करते करते कि हम तानवी की बात करेंगे। तो मैं पीडीपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि ये तानवी के साथ चलेंगे या अपना सेल्फ रूल चलाएंगे। और दूसरा, इन्होंने बात की कि हमारे जब हम सत्ता में थे बहुत सारी चीजें इन्होंने अच्छी की, कश्मीर के लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। तो ऐसा क्या हुआ कि इनके सभी नेता एक एक करके जो है इनकी पार्टी को छोड़ के दूसरे दलों में चले गए? देखिए, ऐसा है कि ये जितनी भी सियासत जम्मू कश्मीर की रही है, ये सिर्फ 2.5 जिले मैं कहूँगा कश्मीर के ऐसे हैं, चाहे जो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, सियासत में भी हैं, और जिस तरह ये बात कर रहे थे बाहर के लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मुझे बताएं, जो अभी नए वोटर जोड़ने की बात हुई है, इसमें जम्मू कश्मीर के नए युवा जो 18 वर्ष के हुए हैं, क्या कि वो बाहर के हैं? या जो पाकिस्तान से लोग आए थे 70 वर्षों तक यहाँ पे उनको राइट नहीं मिले, तो अब उनको राइट मिले हैं तो उनके वोट भी ऐड होंगे, तो क्या वो बाहर के हैं? तो ये सिर्फ क्या है कि ये हवा क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर के बाद, भाई कहाँ से बाहर के आ गए? हमारे साहब 2 सवालों के जवाब दीजिए, फिर मुजफ्फर साहब के पास जाऊंगा। एक छोटा सा प्रश्न। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने देश के दूसरे हिस्से में जाके चुनाव लड़ा है। तो ये कहना कि हम जाके तो देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्से के लोग साहब जल्दी से जवाब दीजिए। 3 सवाल पूछिए आप। तो बारू साहब ने 3 सवाल पूछे, बीजेपी के लीडर। भट्ट साहब 3 सवालों के जवाब, क्या मैं दोहराऊं 3 सवाल? देखिए, जहां तक अलायंस का ताल्लुक था, आपने देखा कि अलायंस में सीज फायर हुआ। अलायंस में 12,500 जो यूथ बंद थे उनको जो है रिलीज किया गया, उनके एफआईआर विड्रॉज हुए। हमने बातचीत का प्रस्ताव रखा था। हमने डे 1 से ये कहा था कि 370-35 पे कोई बात नहीं होगी। और आप लोगों ने देखा कि जब इनको लगा कि हमारी दाल जो है गलती नहीं है, इनकी पूरी कोशिश रही कि इन्होंने अलायंस को तोड़कर जब सब जो भी किया वो इलीगली किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया। जहां तक हमारे लीडर्स का ताल्लुक है, उनको जेल भेजा गया, उनके साथ ज्यादतियां हुई, उनको जोर जबरदस्ती पार्टी छोड़ने के लिए जाता है ना कि अलायंस में आप थे, लेकिन आपको जरा से भी भनक नहीं हुई कि आगे क्या कुछ बीजेपी करेगी? इसको लेकर तो भनक होनी चाहिए थी ना। सवाल तो जनता आपसे पूछ रही है। देखिए जहां तक पॉलिटिकल प्रोसेस का ताल्लुक है, हमने हमारा जो हमारा अलायंस का एजेंडा था उसमें बाज़ाब्ता लिखा था कि मसले कश्मीर पे पेशरफ्त होगी, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत होगी, 370 पे कोई बात नहीं होगी, 35 पे कोई बात नहीं होगी। और आपने देखा 3 साल इनकी लगाम हमने कसी रखी। 3 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो भी किया वो इलीगली किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया। आपने सब किया। केंद्र सरकार के पैसा आया, केंद्र सरकार से पैसा आया, आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया। ये बीजेपी कह रही थी 3 साल के बाद, जब जैसे ही गठबंधन टूटा, मैं इस वक्त स्टूडियो में ही था जब गठबंधन टूटा, बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राम माधव साहब थे, सुन लीजिए, राम माधव साहब थे, उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो यूटिलाइज पैसा करना था वो पीडीपी ने नहीं किया। पीडीपी वो काम जो करना चाहती थी उसने नहीं किया, इसलिए हमने अलायंस तोड़ दिया। एक एक शब्द तो बताए थे राम माधव साहब ने उस टाइम। नहीं, ये गलत बात है। असल में ये बात थी, इनका जो 70 साल का एजेंडा था उस पे इन्होंने कंप्रोमाइज किया। इनका जो 70 साल का एजेंडा था वो उस पे इन्होंने कंप्रोमाइज किया। उसके बाद जब इनको लगा कि हमको मुंह की खानी पड़ी, इन्होंने सारा कुछ चोर दरवाजे से किया। इन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, इन्होंने हमारे लीडर्स को जेल भेजा, उनके साथ ज्यादतियां की, उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई कि पार्टी छोड़ो। साहब, आपको भी लगता है कि बीजेपी ने सब चोर दरवाजे से किया? बिल्कुल गैर आईनी तरीके से किया, गैर कानूनी तरीके से किया। इसीलिए कम से कम 15 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तक आपने ये कहा कि आया था,
हमारा अलायंस हो सकता है कि आप जरा प्लीज खामोश रहेंगे आप। बीच में मत बोले, मुझे ना आदत है बीच में बोलने की, ठीक है ना बारू मुझे साहब सुन पसंद लेते हैं, है। फिर आपका कोई आप बाद सवाल में होगा आप आप मुझे सवाल मेरी लीजिएगा। जवाब देते ना बात। ठीक है बारू साहब, कोई सवाल है हाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो आप अभी कर सकते हैं। बारू साहब कोई सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, फिर मेरा जवाब ये देंगे। प्रश्न है जी। कि जब भारत के पार्लियामेंट में ये धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में लाई थी और उसी के तहत ही, उसी आइन के तहत ही उसको हटाया गया है, ये उसकी शपथ तो लेते हैं वहाँ मेंबर ठीक है। पार्लियामेंट बन के, वहाँ पहुँचते भी इनके नेता ठीक बैठते है, हैं, और कोई लेकिन ये सवाल? कहने के आइन के हिसाब से नहीं हुआ। ठीक है मुजफ्फर साहब जवाब। देखें, मैं अपने जो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं बीजेपी के नेता, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये पार्लियामेंट में नहीं हुआ है। 370 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया है, पार्लियामेंट में ने नहीं दिया है। जिस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने आइन बनाया ना, उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने 370 हमको दिया है। लाया तो पार्लियामेंट के तहत ही किया था। प्लीज पार्लियामेंट के माध्यम से ही मेहरबानी आया है। करके सुन लीजिए ना मेरी बारू साहब, प्लीज सुन लीजिए, मेहरबानी मैं करें ना, आपका सवाल ही लूंगा। मेहरबानी करें। ठीक है मैं मुजफ्फर एक साहब, सुप्रीम लेकिन कोर्ट सवाल लॉयर तो ये हूं, भी है मैं ना। जो कह रहा हूं ना, ठीक है मुजफ्फर साहब, मैं एक मुजफ्फर साहब सुप्रीम सवाल कोर्ट का तो ये भी है वकील ना हूं, कि मैं तो बता रहा हूं 370 कानून के तौर। एक सवाल मेरा भी है मुजफ्फर साहब, समय मैं आपको पूरा दूंगा। सवाल तो ये भी है ना कि 370 का मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, लोगों को भ्रम में रख रही है क्या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की? भैया 370 को लेकर पीएजीडी है, गठबंधन गुप्कार गठबंधन हम लोगों ने बनाया है, लेकिन चुनाव को लेकर नहीं है, अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा है। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं, सीधा सीधा मैं ये समझूं। देखें, इसमें मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मेरी एक गुजारिश आप लोगों को सुनेंगे, आप क्लियर मुझे बीच करिएगा में जरा। रोकेंगे। हाँ। पहले मेरी बात सुन लिया करें ना, ठीक आप बीच में मुझे रोक देते हैं तो वो मैं पूरा रिदम ही टूट जाता है। ठीक है, ठीक आप मुझे सवाल पूछें फिर मुझे जवाब दें। ठीक है, क्लियर करिए। ऐसा है गुप्कार अलायंस में मुख्तलिफ पार्टीज हैं जिनकी मुख्तलिफ आइडियोलॉजी है। उसमें सीपीआई एम भी है, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ कोई वास्ता नहीं, कोई आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन एक पॉइंट पे वो हमारे साथ हैं कि जो जम्मू कश्मीर के साथ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो गलत हुआ। दूसरा, जो हमारे बीजेपी के यहाँ बैठे हैं लीडर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हमें ये 370 पार्लियामेंट ने नहीं दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था। और उसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने उसी में इसका हटाने का तरीका भी बताया था। वो तरीका आपने नहीं माना, आपने आइन को नहीं माना, जिस आइन की आप ओथ लेते हैं उसी को आपने रोंदा है। हर उस चीज पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कर सकती है, ये सब खाम ख्यालियां हैं। हाँ, एक सूरत बन सकती है, हमारे लिए कोई पार्टी फायदा अगर आपको होगा तो क्या बुराई है? आज फायदा होगा ना आपको, फायदा, हमें अपने फायदे की जरूरत नहीं है, हमें अपने फायदे की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फायदा लोगों का फायदा। अगर हमारे ठीक है, मैं आपकी बात लेता हूं, बीजेपी वापस करे। एक मिनट मुजफ्फर साहब, आप कह रहे हैं कि फायदे की हमें जरूरत नहीं है। जब आपको फायदे की जरूरत है ही नहीं तो 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहने का क्या मतलब था? 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अपने फायदे के लिए ही तो आपने कहा है कि भैया 90 सीटों पर अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। किसका फायदा होगा इससे? नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इसका जवाब देगा, मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो यह है कि गुप्कार अलायंस इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं। अब ये क्यों पहले सोच बैठे हैं कि हमें हो सकता है ये सारी गुप्कार की जितनी पार्टियां हैं अलायंस की। आप नहीं समझे, मैंने आप लोगों की बात की, मैं खुद डिबेट कर रहा था। आप लोगों ने बोला कि गुप्कार अलायंस बीजेपी को साइड लाने के लिए हमने बनाया है, ये पहले शब्द था, शब्द आप लोगों ने ही बोला जब गुप्कार भाई हमने डिबेट की उस पर। देखो आप कहेंगे वो कट में निकाल के आपको भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी आज की तारीख में कोई ऐसी फोर्स है जम्मू कश्मीर में कि जिसके लिए हमें कोई अलायंस बनाने की जरूरत है। अलायंस एक बड़े मकसद के लिए है। अलायंस बीजेपी को साइडलाइन क्या करवाएंगे, वो तो कहीं है ही नहीं। वो फील्ड में ग्राउंड पे आपको कहीं नहीं मिलेगी बीजेपी, ना जम्मू में ना कश्मीर में। ये मैं आपकी वजाहत कर दूं, ये गलतफहमी में है ये लोग। इन्होंने जो जम्मू की यूथ के साथ किया है ना, अब जो इन्होंने बाहर के वोटर्स लाना शुरू किए, ये इसलिए आपने की तस्वीर दूसरी बात, कल भी श्रीनगर पहले मेरी बात कॉन्फ्रेंस कर रही थी बीजेपी और बताने मेरी बात सुन ले। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी बात सुने आप एंकर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस
करना कोई कामयाबी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में आकर हुर्रियत वाले भी करते रहे, जहां जम्मू में हुर्रियत का एक फर्ज नहीं होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी करते रहे। यहाँ आप ये कहो कि कश्मीर में जाकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उससे कोई वहां उनका बेस बन गया है, तो वो बिल्कुल गलत लोगों है। को दिखाती है, मुजफ्फर साहब बताती है कि इतने लोग हमारे साथ हैं, बीजेपी का पट्टा भी गले में होता है सर, वो दिखाती है बीजेपी। ऐसा होता है, मुझे बताए जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ या उस वक्त क्यों नहीं दिखा पाए? अरे जब वोट होंगे तब पता चलेगा ना। अभी तो मैं भी दिखा दूंगा चक्कर मेरे साथ कितने लोग हैं। डीडीसी के इलेक्शन में कितने लोग थे इनके साथ, कितना वोट लिया इन्होंने, कश्मीर में? बारू साहब, कश्मीर में बिल्कुल भी मेजॉरिटी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है दिखाने से कुछ नहीं होता। जम्मू में भी नहीं है, कश्मीर को तो छोड़ो, जम्मू में भी नहीं है। जम्मू में भी इनको इस बार नहीं मिलने वाला दे रही है बीजेपी। मैं आ रहा हूँ आपके पास से भट्ट साहब। जिस तरह से ये फ्रस्ट्रेटेड है और जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, यही से दिखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, अभी हाल ही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी, हमारे संगठन के महामंत्री अशोक कोल जी और सुनील शर्मा जी जो हमारे महामंत्री हैं, उनके बहुत बड़े बड़े जलसे कश्मीर के अक्रॉस का कश्मीर रैली हुए हैं और उनमें इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है और जिस तरह से वो वहां पे अपना भाजपा के झंडे लेके लोग वहां के सड़कों पर निकले हैं। ये वही फ्रस्ट्रेशन में आके ही ये बयानबाजी शुरू हुई है कि हम 90 सीटों पे लड़ेंगे। भीड़ इकट्ठा होने का मतलब आप समझते हैं कि लोग आपके साथ हैं? ये सवाल नेशनल काउंसिल भी कर रही है, पीडीपी भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ कि भीड़ इकट्ठे होने का मतलब आप समझते हैं लोग आपके साथ हैं? देखिए, ऐसा है, कश्मीर में पहले के समय में ऐसा रहा है कि वहाँ भाजपा का झंडा उठाने वाला कोई नहीं तैयार होता था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 14 में जो नेशनल लेवल पर सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, और एक विकास की धारा तेजी से जम्मू कश्मीर में आप देखिए जिस तरह से 2 एम्स बन रहे हैं, IIT जम्मू कश्मीर को मिला है, IIM मिला है, 37 टनल का काम चल रहा है, बहुत सारे नेशनल हाईवे का काम, तो अब लोगों को लगने लगा है कि ये पहली सरकार देश में आई है जिसने कश्मीर का इतने वर्षों के साथ जो भेदभाव था, काम नहीं हो पा रहा था, ये लोग खाली सियासत कर रहे थे, आज लोगों को लगने लगा है। तभी तो लोग आज हजारों की संख्या में भाजपा की रैलियों में आ रहे हैं और भाजपा को साथ नए नए नेता जुड़ रहे हैं। और कश्मीर में अभी देखा आपने डीडीसी के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता वहां से बीजेपी के मैंडेट पर जीत के आए हैं, तो अगर लोगों ने वोट नहीं दिए तो वो कैसे जीत के आए? इसलिए ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन इनकी है, आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आने वाले दिनों में नजदीक आएगा और इनका आप ही देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला जी की एक स्टेटमेंट आ रही है और उमर अब्दुल्ला जी की दूसरी स्टेटमेंट आ रही है, और आप ये पीडीपी में मुजफ्फर साहब इसी बात पर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भट्ट साहब मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। मुजफ्फर साहब, ये कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट थोड़ी अलग अलग है, घर में ही मनमुटाव है क्या? ये कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ और कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब कुछ और कह रहे हैं, घर में भी मनभेद देखने को मिल रहा है और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। मैं ऐसा समझू क्या? मतभेद ही नहीं है, मतभेद भी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। बहरहाल इंटरनल जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, इंटरनल तरीके से वो अपना एक रेजोल्यूशन अपनी राय दे सकती हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी जो है वही करता है। फारूक साहब आज भी प्रेसिडेंट हैं, अगर वो आज भी कोई फैसला करेंगे, हाँ जरूर वो कंसल्ट करेंगे अपनी पूरी जो ग्रुप है जिसमें हमारी वर्किंग कमेटी होती है, वो फैसला करती है। लेकिन सीटों का लड़ने हो सकता है कल ये तमाम जितने गुप्कार अलायंस वाले हैं ये कहेंगे कि भाई हम 90 सीट्स पर लड़ेंगे, लेकिन कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, सब गुप्कार के कैंडिडेट होंगे, तो इसका मतलब हम लड़े 90 सीट पे। अब इसको इस तरह क्यों नहीं लेते हैं? और हो सकता है सारी पार्टियां ये कहें भाई यानी आगे आने वाले समय में हो सकता है कि गुप्कार मिलकर लड़ सकती है, ये मैं समझू ना? आगे आने वाले समय में हो सकता है कि गुप्कार लड़ सकती है इकट्ठे मिलकर। बिल्कुल मैसेज आप दे रहे हैं, इकट्ठे लड़ेगा। हाँ ठीक है। पीडीपी के लीडर रऊफ भट्ट साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महबूबा मुफ्ती अभी खबर मिली है कि 4 दिन के लिए जम्मू जाएंगी। अभी आपने सुना ना बारू साहब क्या कह रहे हैं कि बारू साहब कह रहे हैं कि भैया कश्मीर में मेजॉरिटी से जीतेगी, जम्मू में भी जीतेगी, भीड़ ये दर्शा रही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती 4 दिन के लिए जाएंगी तो काले झंडे तो नहीं दिखाए जाएंगे जम्मू के अंदर, वो कह रहे हैं कि ऐसा होगा। महबूबा मुफ्ती सिर्फ जा रही हैं, बेफजूलियत है जम्मू जाने का। देखिए, जम्मू के लोगों के साथ भी बहुत ज्यादती हुई, जम्मू के ये यूथ के साथ ज्यादतियां हुई, उनके जॉब्स जो है जो बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। आप देखिए विकास, आप देखिए इकोनॉमी, आप देखिए जीडीपी, आप मुझे बताइए इन्होंने दिया क्या? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा।
अगर आप देखते हैं आम इंसान उसका चूल्हा बड़ी मुश्किल से जल रहा है, वो भूख से खुदकुशियां कर रहा है। आप मुझे बताइए अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो कितना ज्यादा बढ़ गया है। आप मुझे बताइए आम जो चीजें हैं, चाहे वो गैस है, बिजली है, पेट्रोल है, डीजल है, वो कितनी ज्यादा महंगी होगी, 400 गुना ज्यादा महंगी होगी। आप मुझे बताइए अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ी। आप मुझे बताइए ठेकेदार भी बाहर से, आप मुझे बोलिए हर चीज जो है बाहर से आ रही है। यहाँ की देखिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये मुद्दे हैं तो जमीन पे लेकर महबूबा मुफ्ती से जाए ना। महबूबा मुफ्ती जा रही है जमीन पर, कह रही है 370 का मुद्दा है, 35A का मुद्दा है, स्टेटहुड का मुद्दा है। महबूबा मुफ्ती तो बता ही नहीं रही है कि भैया रोजगार नहीं है, रोजगार चाहिए। देखिए यहाँ सबसे हमारे बच्चे मर रहे हैं, यहाँ रोज एनकाउंटर्स होते हैं, यहाँ रोज जो है गन फाइट्स होती है, यहाँ हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के साथ ज्यादती होती है। हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, इस पे पेशरफ हो, ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं 35 से 370 वापस आए। बारू साहब जवाब दीजिए इसका, मेरी आवाज अगर मिल रही है तो। बारू साहब देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह से जम्मू कश्मीर में अभी एक जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई है, उसके तहत लगभग 65,000 करोड़ की जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आ रही है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी भी समाज से ताल्लुक रखता है, सबको जनाब वो बाहर के लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए। यहाँ के जो अपने लोग हैं उनके लिए क्या रखा है? भाई साहब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आपकी फ्रस्ट्रेशन से ही सारा दिखाई दे रहा है। और दूसरा क्या है कि जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा के आने के बाद लोगों के साथ अन्याय हुआ है, मैं इनको गिनाना चाहता हूँ। आप बताएं, ये ALC के लोगों को रिजर्वेशन देते थे, लेकिन बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को जो रोज जिनके बच्चे, जिनकी माल मवेशी मारे जाते थे, उनको जो कोई मुआवजा नहीं देते थे और ना ही उनको कहीं रिजर्वेशन मिलता था। ये बात करते हैं जहाँ पे बहुत सारा समाज जो है SC हमारा, चाहे गुज्जर भाई हूँ, चाहे बकरवाल भाई हूँ, वोट तो उनके 70 वर्षों तक लेते रहे, लेकिन SC का रिजर्वेशन, कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन्होंने नहीं दी उनको। पाकिस्तान से जो हजारों लोग अपना घर सब लुटा के आए, उनको यहाँ वोटिंग राइट इन्होंने नहीं दिया आज तक। ये पहाड़ी समाज हमारा, रजौरी, पुंछ, चाहे अपना कश्मीर के जितने भी शुपैयां हूँ, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी समाज है, उसको इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है। सारे रिजर्वेशन, सारे काम जो है धारा 370 और 35 से हटने के बाद लोगों को मिले हैं। अब ये क्या है कि अब लोगों के पास किस मुंह से जाए, इनके लिए ये चिंता का विषय है। ये भाजपा की चिंता करना छोड़ दें, ये अपने अपने पार्टी, अपने अपने संगठन की चिंता करें, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है, आपने देखा अभी कश्मीर में जो DDC के चुनाव हुए हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी नई लीडरशिप आई है। आज कश्मीर का युवा मेयर जो है वहां पे अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं। और जनता का जब अब काम होने लगा है तो जनता को समझ आ गया है कि ये सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते रहे हैं और अपने घर बढ़ते रहे हैं। जो पैसा दिल्ली से आता रहा, और सही कहते थे देश के प्रधानमंत्री कि दिल्ली से हम 100 रुपया बेचते हैं तो 15 रुपए ही पहुंचते पहुंचते वो घिसते घिसते 15 ही पहुंचते हैं। लेकिन आज जो देश में ऐसा प्रधानमंत्री है तो जितना पैसा भेज रहा है 100 का 100 पैसा सीधा जो है। मुजफ्फर साहब, दिक्कत क्या है? माध्यम से उनके लोगों खातों को में जा रहा पैसा आ रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात मोदी साहब कहते हैं, जम्मू कश्मीर में बदलाव हो रहा है, उसमें दिक्कत क्या है मुजफ्फर साहब? नेशनल कॉन्फ्रेंस बताएं। काश ऐसा होता, काश ग्राउंड पे ऐसा होता कि कोई बदलाव आप बताएं, आपको बदलाव हुआ है तो मेहरबानी करें। खाली एक बात मुझे बता दें, आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है या नहीं मिला है? मुजफ्फर साहब जवाब दीजिए, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस बीजेपी दे रही है। बारू साहब दोबारा से बता दीजिए। आपका वोटिंग कार्ड बना है? इंश्योरेंस, ठीक है, सुन लीजिएगा बारू साहब को। बारू साहब एक बार से बोल रहे हैं मुजफ्फर साहब। बारू साहब बताइए भाई, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, आप जब प्रॉब्लम की बात होती है ना मुल्क में, इतना ढेर सारे काम चल रहे हैं, एम्स की बिल्डिंगें बन रही हैं, IIT बन चुका है, IIM बन चुका है। भाई IIT आपने नहीं दिया है, फहमी में मत लोगों को गुमराह मत करो। फिर की जनता वहाँ पे काम कर रही है। मैं इसका भी जवाब देता हूँ, आप बाहर आएंगे तो दिखेगा आपको।
ठीक है, 5 थोड़ी लाख का देर इंश्योरेंस खामोश मिल रहेंगे रहा है, आप? लोगों को प्लीज काम मिल रहा है, ये बोला बारूद प्लीज साहब ने, प्लीज मुजफ्फर साहब। बोलिए बोलिए। ठीक है, अरे भाई 5 लाख का इंश्योरेंस, जब पेट में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो मैं इंश्योरेंस को क्या करूंगा, चाटूंगा जाके वहां से? मैंने क्या करना है खाना इंश्योरेंस भी को? जो है जब पेट में खाने के लिए नहीं होगा। केंद्र सरकार, आप पहले प्लीज मेहरबानी करें ना, आप इस तरह अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक मुझे है, ये अच्छा नहीं ठीक है, लगता है कि मैं आपको जल्दी से, टोकूं, आप जल्दी मुझे से समय टोकें। कम है, बोलिए। जल्दी से। हाँ, मैं जल्दी से बताता हूं। आईआईटी जितने भी एम्स बने वो इस हुकूमत से पहले यहां शुरू हुए, पहले ही उनका काम चल रहा था। इस सरकार में 2014 के बाद कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दो जम्मू कश्मीर में अगर है तो मैं कहूंगा वाकई इन्होंने काम किया। अनएम्प्लॉयमेंट रेज हुई, कम नहीं हुई। मुल्क में हमारी जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है। दूसरी बात, इन्होंने कहा तरक्की हुई। आज आप फील्ड में जाओ, स्वाय करप्शन के, इन्होंने कहा करप्शन के साथ हम लड़ेंगे। जब इनके साथ कोई बात करता है ना तो ये कहते हैं मुल्क का मसला और कोई है ही नहीं, समस्या एक ही है, परिवारवाद। अरे भाई, करप्शन में तो परिवारवाद फारूक मसला नहीं, अब्दुल्ला साहब हमारे का भी मुल्क नाम का है। मसला सुने, हमारे मुल्क में हाँ जो इनके साथ है वो सब साथ है, दूध से धुले हैं। जो इनके खिलाफ है वो करप्ट है। अरे भाई, आप साबित करके बताओ ना कोई चीज। एलिगेशन लगाने से क्या हो जाएगा? एलिगेशन तो आपने उमर अब्दुल्ला पे भी लगाना शुरू नहीं, किया, वो तो महबूबा मुफ्ती पे भी। एजेंसी काम कर रही है। अरे भाई, आप दिल्ली में सिसोदिया साहब को आपने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया क्योंकि वो आपके खिलाफ हैं। अब ये तो देखो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी करप्शन बढ़ी है, अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। बेरोजगारी बढ़ी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। महंगाई बढ़ी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे फारूक साहब, हो। जवाब आपने दीजिएगा, जम्मू कश्मीर की 2014 रियासत के को बाद डिग्रेड कौन कर सा दिया, अस्पताल और उसको स्कूल आपने खोला? नहीं किया। ये मुजफ्फर मुझे साहब एक पूछ रहे चीज हैं। बता एक दे चीज सर, बताइएगा। एक प्रोजेक्ट ठीक है, बता बता देंगे दीजिए, जल्दी जो से। लोगों के सामने समय लेके कम है, जाएंगे। जल्दी से एक प्रोजेक्ट क्या लेके बताइएगा, जाएंगे मेरा लोगों के सवाल है। सामने बारू कि साहब। हमने जमीनें ठीक है, छीनी, बारू आपसे साहब, हमने बारू साहब। एम्प्लॉयमेंट छीना, ये लेके जाएंगे मैं आप। घोटाले पे अभी नहीं जा रहा हूँ मुजफ्फर साहब। बारू साहब, देखिए, ये एक जो प्रोजेक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बोल रहे हैं ये हमारे बड़े आदरणीय हैं, लेकिन नेशनल चैनल पर बैठ के इतना झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं ये पिछली सरकारों में चल रहे थे। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, 2-2 हजार करोड़ के लगभग 4100 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट हैं सर्कुलर रोड के, जम्मू में भी बन रहा है, कश्मीर में भी बन रहा है। बताइए इनको, इन्होंने सेक्शन करके लाया था। ठीक है, जम्मू मुजफ्फर से साहब, बात आज दीजिएगा जरा। पुंछ का नेशनल हाईवे बन रहा है, जहाँ अपना चनैनी से लेके सुध महादेव से डोडा का और फिर साहब से कश्मीर तक का ये सब नेशनल पुराने हाईवे बन प्रोजेक्ट। रहा है। इतने बड़े बड़े टनल, जोजिला टनल का काम अभी प्रधानमंत्री जी ने पहले शुरू किया। तो ये सारे काम जो है ये अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुए हैं और सेक्शन हुए हैं। ये बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, मुजफ्फर साहब, अभी जवाब मिला? लोगों को खाने को नहीं जवाब मिल रहा मिला? है। मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर की लगभग आधी से ज्यादा जनता को बिल्कुल फ्री गलत राशन है। मोदी सरकार दे रही बिल्कुल है गलत है। और ठीक है। सबको इंश्योरेंस जम्मू का की हर साल सर्कुलर रोड जो 5 लाख 2008 में स्टार्ट हुई है। 2008 में स्टार्ट हुआ वो काम, तो सर्कुलर ठीक है, रोड। भट्ट साहब, आप ही बता कहते हो कि दीजिए। आप स्टार्ट वो अलायंस खाली में रहते हैं, आपके आपको जो क्या शुरू प्रोजेक्ट थे वो खाली यही फाइलों बता में दीजिए। रहते थे, फाइलों में बीजेपी साइन कह हो रही है जाते, कि अलायंस साइन में हो जाते रहते भी थे। हमने किया। राशन पर जमीन पर 2008 में जाता था। काम शुरू हुआ। तो इसलिए ये कहना कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो आप वो कहते हैं दिल को बहलाने का जो गाली व अंदाज लोग जो है कहेंगे अपने आप को आप हमें। कुछ कर लीजिए, लेकिन जनता जानती है और चुनाव में आप ठीक है, भट्ट देखेंगे साहब, अलायंस में रहते बहुमत क्या के किया साथ आपने? भारतीय बीजेपी जनता कह रही है पार्टी को 3 लोग साल में भी हमने दिया जो दिया, केंद्र से पैसा हमने दिया, जमीन पर काम हमने किया। आपने तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, कि बीजेपी की तरफ से कह रहा है। भट्ट साहब, जल्दी से जवाब। देखिए, इन्होंने एक काम किया 5 अगस्त 2019 के बाद, जो जम्मू कश्मीर के अपने अफसर हैं उनको साइडलाइन करके सारे अफसर बाहर से लाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके चीफ सेक्रेटरी, जो सिर्फ करप्शन डिविजनल कमिश्नर, डीसी, वो सारे हम बाहर के। वो काम हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने हमारे क्या लिए किया? सब आप क्योंकि अपने यहाँ हैं, कोई कश्मीर के भी नेशनलिस्ट अपने नहीं है, हैं, यहाँ दिल्ली वाले कोई भी अपने हैं, नहीं है। बिहार वाले भी अपने अपने हैं। स्टेट के, जम्मू के मुझे बताओ, जम्मू के कितने भाई है, श्रीनगर के हाँ, कितने हैं? उनको बाहर से हमारे लूटने के अपने लिए लाते स्टेट हैं। का अपना कोटा होता, उनको साइडलाइन किया, ये बड़ा काम किया, और लोगों को नौकरियों से निकाला। जो हमारे युवा हैं उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको तबाह करके रख दिया, अलायंस सेक्टर को तबाह अलायंस करके में रख क्या दिया। किया? मेरा आप सवाल मुझे ये था। बताइए, ठीक है, किया क्या आप ठीक है। लोगों ने? अलायंस में रहते क्या किया आपने? अलायंस में रहते क्या किया? बीजेपी अलायंस कह रही है में हमने रह के, किया। अलायंस में रह के, बीजेपी बता रही है कि अलायंस में रहते नौकरी भी हमने दी, अलायंस में रहते सड़क भी हमने देखिए, बनवाई, अलायंस में रह के रहते सबसे बड़ी हमने प्रायोरिटी केंद्र से हमारी पैसा भी दिलवाया, यहाँ जो हालात पीडीपी ठीक सही होने से चाहिए। यूज नहीं कर पाए। जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं तब तक तरक्की नहीं होती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये हालात ठीक करने के लिए
ये जो कोर इश्यू है मसले कश्मीर, इस पे बातचीत होनी चाहिए। हम रोज मर रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स पे शेलिंग होती है, हमारे बच्चे जो जेलों में है, हमारे बच्चों के साथ जातियां हो रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पीस हो, पूरी दुनिया का बिजनेस यहाँ हो। हम चाहते हैं कि सारे रास्ते खुले, हम चाहते हैं कि सारे नेबर्स से अच्छे अच्छे ताल्लुकात हो। हम चाहते हैं 35 से 370 वापस आए। हम चाहते हैं जो आप बताएंगे कहाँ है मसला कश्मीर? यहाँ इतनी डेवलपमेंट हो रही, मैं इनकी बात से जो पीडीपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जब हालात ठीक हुए हैं तो तरक्की हो रही है, ये मान रहे हैं कि हालात ठीक होने के बाद ही तरक्की होती है, और आज तरक्की हो रही है, ये बात मैं मान रहे हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते क्योंकि इनकी मजबूरी है। जोर जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, मैं माफी चाह रहा हूँ, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब। मुजफ्फर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। आपका भी बारू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुलाकात जरूर करेंगे, बात जम्मू कश्मीर पर ही करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान क्या सामने आया, जिसपे फारूक अब्दुल्ला को भी बयान देना पड़ा और कहना पड़ा कि भैया आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्लियर कर रही है, मुजफ्फर साहब ये क्लियर कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में गुब्बार इकट्ठे होकर भी लड़ सकती है। ये तो सिर्फ बयान था, लेकिन समय ही बता पाएगा कि जम्मू कश्मीर में आखिर होगा क्या। चुनाव होंगे तो गुपकार एक साथ लड़ेगी बीजेपी को साइडलाइन लाने के लिए, या फिर बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ आपको जानकारी देता रहेगा। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बड़ी जानकारी और भी देंगे। छोटा सा ब्रेक।